हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। आज हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप इसको नेक्स्ट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री जो है कवर कर ली है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले कवर की क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री कवर की, वो भी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर हम तीसरी प्रकार की हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री को डिवाइड हिस्टोरियंस ने किया है पढ़ने के लिए, रिसर्च के अकॉर्डिंग, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। अदरवाइज एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं है कि ये तीनों अलग ही पार्ट हैं। सारी ही भारत की हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है। तो हमें पहले जानना होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो एंशियंट टाइम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं चीजें, वो बहुत पुरानी है। तो जहां से मानव की उत्पत्ति हुई वहां से चीजें शुरू हो जाती है, पत्थर युग से। फिर धीरे धीरे बढ़ा आगे युग। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस होते चले गए। जिस प्रकार से चेंजेस होते चले गए, तो हम लोगों ने फिर इसको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज ये वही हिस्ट्री हमारी चल रही है। एंशियंट से आगे जो है वही पार्ट आप देखेंगे, इसके अंदर भी सेम चीजें चलती हैं, लेकिन टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। तो बेसिकली हम इसको याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए इसको जो डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री हम लोग करेंगे, मॉडर्न कर चुके हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो चीजें नोट कीजिए। पहले हम लोगों ने की मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि वो भी लेटेस्ट की हिस्ट्री है। लेटेस्ट लेटेस्ट अभी जो भी हुआ है, बेसिकली 1857 के रिवोल्ट के बाद, या फिर 1600 में जब आए थे यहाँ पर यूरोपियन स्टार्ट हो गए थे, या 1498 में आपको पता है कि वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। तो 1498 के बाद यूरोपियंस, तो 1498 के बाद की चीजें यहाँ पर हम लोग ये मॉडर्न में करते हैं कवर। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे चीजें, तो 1600 यहाँ पर 1336 से लेकर 1646, तो विजयनगर एम्पायर भी साथ में चल रहा था। बहमनी साम्राज्य है, ये भी यहाँ बहमनी किंगडम, ये भी यहीं पर चल रहा था। मुगल काल भी साथ साथ चल रहा था। तो अलग तो नहीं हुआ कुछ भी। तो फिर हम इसको अलग करके पढ़ते क्यों हैं? बस वो सिर्फ बाइफरकेशन क्यों किया गया सब्जेक्ट का, ताकि आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को हमने अलग किया। ये है पहली चीज। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। उसके बाद कुछ उसके पास और टाइम बच जाता है एग्जामिनर के पास, तो वो क्या करता है, आपको एंशियंट हिस्ट्री में ले जाता है। एंशियंट टाइम्स में कि आपको हमारी उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ से, हमारी शुरुआत हुई। फिर स्टार्टिंग की डायनेस्टीज कौन सी थी, या स्टार्टिंग में लाइफ किस प्रकार से शुरू हुई। ये सारी चीजें एग्जामिनर हमारे से एक्सपेक्ट करता है। अब कुछ चीज उसने मॉडर्न से पूछ ली, कुछ उसने एंशियंट से पूछ ली। अब यहाँ पर बीच की चीज रह गई क्या, जो उसने नहीं पूछी, वो है मेडिवल हिस्ट्री। मान लीजिए एग्जामिनर को 25 क्वेश्चन पूछने थे टोटल हिस्ट्री में से, 25। उसने क्या किया, 15 तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिए, और 8 उसने एंशियंट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिए। बेसिकली 8 कभी आते नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को मिला के आ भी सकते हैं। तो पीछे बचे कितने हैं? 23। तो बचे दो। दो क्वेश्चन यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में। अब आप मेडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, वो इधर से एंशियंट को छोड़ देता है। ये एंशियंट है, ये मेडिवल है, और ये मॉडर्न है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इधर से एंशियंट छोड़ देता है, इधर से मॉडर्न छोड़ देता है। सारी चीजें ही मेडिवल से पूछ लेता है। तो हमें एग्जामिनर के माइंड सेट के बारे में नहीं पता कि कौन सा एग्जामिनर। एग्जामिनर दो प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं। सी शायद मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे, ए एंशियंट से पूछे, बी शायद तीनों से पूछे, या फिर ओनली मेडिवल से पूछ सकता है। तो हमें नहीं पता कि एग्जामिनर किस प्रकार से पूछेगा, तो हमें ये भी तैयार साथ में इक्वली करनी है। लेकिन चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में उलझ के रह जाएं, और चीजें हमें जो है आगे समझ ही ना आए, या हम कर ही ना पाए। तो आपको समझ होनी चाहिए कि हम सब्जेक्ट क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका पढ़ने का हमारा क्या मकसद है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ में आपके पास फैक्ट बुक दी हुई है। फैक्ट बुक आप लोग साथ साथ डेली पढ़ेंगे। जब लेक्चर कंप्लीट किया, आपके नोट्स पढ़े, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद 5 to 10 मिनट्स फैक्ट बुक को जरूर लगाइए। फैक्ट बुक से इतना बेनिफिट होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो स्टूडेंट धीरे धीरे मेरी एक एक बात को फॉलो कर रहा है, वो अभी रिजल्ट भी दे रहे हैं। उसको समझ आ रहा है चीजें, कि किस प्रकार से चीजें जो है जीरो से शुरू हुई थी, और अब यहाँ पर कितने पहुंच गई। अब यहाँ पर 50% से अबव जा चुकी चीजें, अब उनको सारी चीजें समझ आने लगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जीरो से शुरू हुए थे और आज भी 20% पे बैठे हैं। क्यों? सर की कोई बात ही नहीं सुनी, सुन सारी ली, मानी कोई भी नहीं। तो जब मानोगे नहीं, तो फिर आगे बात कैसे बनेगी? तो चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बेस्ट मटेरियल दे सकता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। आज हमारा जो है शुरू करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री आपकी 8 क्लासेस में कंप्लीट होगी, 8 क्लासेस।
अर्ली मेडिवल पीरियड की जिसकी शुरुआत हुई पूर्व मध्यकालीन। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओरिजिनल किंगडम के बारे में लीस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, एग्जामिनर का ज़्यादा ही मूड खराब हो तो फिर आपसे यहाँ से पूछ सकता है, तो उसके मूड पे ऊपर डिपेंड करता है। विजयनगर एम्पायर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर दोनों समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे एक दूसरे के, तो यहाँ से क्वेश्चन चलते रहते हैं और ये विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम आपस में जो उलझते रहते थे, लड़ाई इनकी चलती रहती थी। फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा था हमने। फिर मुगल पीरियड पढ़ेंगे क्योंकि मुगल्स आ गए थे। बेसिकली बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो है मुगल्स आ गए थे, बट बीच में फिर ये जो चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं सारी चीजों को, पूरे भारत को लेके चल रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ आती जाए। मराठा स्टेट एंड मराठा कन्फेडरेसी लास्ट में हम लोग जो है करेंगे, मराठा के बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि मराठा साम्राज्य के बारे में आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हो। और अर्ली मेडिवल में आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी कि ये तो मैंने पहले भी किया हो, ये तो मैंने एंशियंट में पढ़ा हुआ है। अब हमारा जो है लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर का नाम क्या है, अर्ली मेडिवल पीरियड, पूर्व मध्यकाल। कुछ स्टूडेंट्स इसको याद करने बैठ जाते हैं कि मैं इसको याद करूं, नहीं, इसको याद नहीं करना। जो टाइम पीरियड याद करने का होगा वो बताया जाएगा कि इस टाइम पीरियड को याद करो, ये एग्जामिनर पूछता है, तो उसको आप लोग जो है ध्यान रखें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की, राजपूताना पीरियड। राजपूतों का यहाँ पर पीरियड चल रहा था, राजपूताना काल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे राजपूत काल जो है, राजपूतों का यहाँ पर बोलबाला था। आफ्टर हर्षवर्धन, लास्ट में हमने एंशियंट में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, द राजपूत्स इमर्ज्ड एज ए पावरफुल फोर्स इन नॉर्थ इंडिया and dominated the Indian political scene for about 500 year from 7th century। उन्होंने, राजपूतों ने 500 साल तक यहाँ पर जो है राज किया। आज भी आप लोग अगर शाही घराने देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इनके पास इतना धन दौलत है, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन राजा रजवाड़ों के पास, राजपूतों के पास आज प्रेजेंट टाइम में, आप कभी घूमने जाइए राजस्थान की तरफ, आपको पता चलेगा कि राजपूतों के पास आज भी कितना पैसा मौजूद है। क्योंकि उनके राजा जो उनके पूर्वज थे उनके लिए इतना छोड़ के गए हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही। और फिर वही है कि पैसा पैसे को खींचता है, मेहनत जरूर काम रंग लाती है, लेकिन फिर भी पैसा है, पैसे को खींचता है हर बार। तो जो वैसे ही उनके पास पहले ही बहुत पैसा था, तो उनके आगे इन्वेस्टमेंट उस प्रकार की हो गई है कि वो और अमीर होते जा रहे हैं। राजपूतों के बारे में ये तो एक जनरल चीज थी। अब आगे जो हमारा शुरू होता है, ट्री पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या मतलब है, तीन लोग लड़ रहे हैं यहाँ से, तीन लोग, अलग अलग राज्य, अलग अलग राजकुमार, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लड़ रहे हैं यहाँ पर। किसके लिए लड़ रहे हैं, सत्ता सत्ता को हथियाने के लिए। द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000 सीई saw the rise of three important empires, गुर्जरा प्रतिहारा जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर था, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, पालाज ईस्टर्न इंडिया में, और राष्ट्रकूटास दक्कन के अंदर। ये मैप है बेसिकली, देख लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ पर गुर्जरास थे, ये यहाँ पर पालास थे, और यहाँ पर जो राष्ट्रकूटस थे। पहले यहाँ पर हमने और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी साथ में चेरा पांडवास, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, सारी चीजें याद होगी आपको। पालवास यहाँ पर भी बैठे हैं, चालुक्यास हैं यहाँ पर, पहले चालुक्यस थे, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रकूटा उसका जो है राज हो चुका है। यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्य है, ये उड़ीसा है। तो छोटे छोटे राज्य अब भी हैं, लेकिन बड़े ये तीन राज्य हैं जिनके आपस में संघर्ष हो रहा है। ध्यान रहेगा, आपको तीनों का नाम याद रखना है। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किसका संबंध किससे था, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये लड़ क्यों रहे थे आपस में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि राजा है, पड़ोसी के हमेशा लड़ते रहते हैं, पड़ोसी नहीं भी लड़ सकते, कई बार अच्छे पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ये लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। द conflict among these three powers is often described a tripartite struggle for the control over कन्नौज एरिया ऑफ गंगा वैली। कन्नौज एरिया के ऊपर कवर जो है
अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, कनौज एरिया पे ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे थे। ये अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि कनौज एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि उसके ऊपर ये जो है उसी के ऊपर टूट पड़े कि हमें यही एरिया चाहिए। कन्नौज एरिया बेसिकली गंगा का एरिया, गंगा वैली का एरिया है, और जहाँ पर पानी होगा और अच्छी पानी आप लोग जियोग्राफी पढ़ के आए यहाँ तक। अगर आप जिस तरह से लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया, अगर आप उसी हिसाब से देख रहे हैं तो जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जहाँ पर नदियाँ होंगी, पानी होगा, मॉइस्चर होगा। दूसरी चीज, नदियाँ हर बार बाढ़ के साथ नई मिट्टी लेकर आती हैं जो कि बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी है, पानी अवेलेबल है, भूमि अच्छी है, तो पानी से फसलें उगाई जाएंगी, और जब फसलें होंगी तो इकोनॉमी अच्छे से जो है फ्लरिश करेगी। जिस राज्य के पास फसलें अच्छी होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है बहुत अच्छा हो जाएगा राज्य। इसलिए कन्नौज वाज स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज लोकेटेड ऑन द गंगा ट्रेड रूट एंड वाज कनेक्टेड टू सिल्क रूट। इसका स्ट्रेटेजिक और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रीवियसली कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। हर्षवर्धन की एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कनौज थी। हम लोगों ने देखा है लास्ट एंशिएंट के अंदर, आपको याद होगा। नहीं याद तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, उस चैप्टर में भी ये सारी चीज़ आपको एज इट इज लिखी हुई मिल जाएंगी। तो कन्नौज समझ आ गया कि क्यों कन्नौज के द्वारा कन्नौज के जो हथियाना चाहते थे। मेंस के अंदर डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि तीनों पक्ष एक ही राज्य को ओवरकम करने के लिए, एक ही राज्य पर कंट्रोल करने, कन्नौज बेसिकली एक ही जगह पर कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए लड़ रहे थे। इसके पीछे कारण बताइए या फिर इसके पीछे की इंपॉर्टेंस बताइए। तो आप ये लिख सकते हैं, और भी आपको पॉइंट्स इसके बारे में बता दिए जाएंगे। बट बेसिकली अब आप जो है इन चीज़ों को समझिए, कि समझना स्टार्ट कीजिए। आपके नोट्स के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें समझ आती जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर। वेस्टर्न इंडिया के अंदर था ये। टाइम पीरियड बेसिकली याद नहीं करना, बहुत राज्य आएंगे अभी। टाइम पीरियड इनका नहीं, जिनका याद करना वो बताऊंगा। गुर्जरा परिहारा कौन थे? पेस्ट्रोलिस्ट्स एंड फाइटर्स। ये पशुपालक और योद्धा थे। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिचंद्र। इस डायनेस्टी की स्थापना फाउंडेड बाय हरिचंद्र। फिर से याद करवा देता हूँ, किसी भी डायनेस्टी के बारे में उसका फाउंडर, उसका इंपॉर्टेंट किंग जिसके अंडर वो वास्तविक संस्थापक या जो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट और राजा, और उसका लास्ट राजा। ये चारों चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए, और किसी की नहीं भी पता तो उसको याद कर लीजिए, और जिसकी मैं नहीं करवा रहा मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। Gurjara Pratihara are known as for their sculpture, carved panels, or open pavilion style temples. The greatest development of this style of temple building was Khajuraho, now a UNESCO World Heritage. तो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, खजुराहो के मंदिर हैं, वो किसका निर्माण किसने करवाया था? गुर्जरा प्रतिहारा ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत पोइट एंड धर्मासिस्ट ड्रामाटिस्ट राजशेखर lived in the court of महेंद्रपाला फर्स्ट। तो राजशेखर, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ कि राजशेखर किसके दरबार में थे, किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर जो महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। और महेंद्रपाल प्रथम कौन सा? मीर भोज का पुत्र। एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बेसिकली दरबार में थे, किसकी कोर्ट में थे ये। फॉरेन ट्रैवलर अल मसूदी हैड विजिटेड प्रतिहारा एम्पायर। प्रतिहारा एम्पायर जो अल मसूदी ने वहां पर जो है ट्रैवलिंग की थी। आगे इसके बारे में और भी आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स, नागभट्टा, वत्स राजा, नागभट्टा टू। सारी चीजें याद नहीं करनी है। नागभट्ट प्रथम के बारे में देख लीजिए। नागभट्ट प्रथम मोस्ट फेमस प्रार्थितिन किंग्स, Pratihara's king known for the containing Arab enemies defeated by the Rashtrakuta king Dhruva। ये जो है नागभट्ट प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट किंग था। बेसिकली इसने अरबों का नाश किया, अरबों के साथ इसने लड़ाई की, तो इसको अरबों का नाश भी कहा जाता है। और ये हार गया ध्रुवा से, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। राष्ट्रकूटा के ध्रुव से ये हार गया था। अब राष्ट्रकूट क्या है आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ यहाँ पर सारी चीजें करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम लोग जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, इनके सभी राजाओं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो देखेंगे। जो वत्स
जो वत्सराज है मेड कन्नौज इन वेस्टर्न यूपी एज हिज कैपिटल। वत्सराज ने कन्नौज को अपनी जो है राजधानी बनाया, और फिर भी जो है बाकी राज्य इनकी राजधानी के लिए लड़ रहे थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। वत्सराज डिफीटेड द पाला रूलर धर्मपाला एंड दंती दुर्ग द राष्ट्रकूट किंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कनौज। तो वत्सराज अब इनकी कैपिटल है, अपनी राजधानी तो ये नहीं जाने देंगे, तो इन्होंने जो है धर्मपाल को भी हराया और दांती दुर्ग को भी हराया, इन्होंने दोनों को हराया। धर्मपाल कौन था? पालाज रूलर था, पाला का रूलर था। और दांती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट के राजा था, राष्ट्रकूट का। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नागभट्ट टू ये आए थे यहाँ पर। He rebuilt the Shiv temple or at Somnath in Gujarat, which had been demolished in the Arab raid from Sindh। ये डिमोलिश किया था, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसने किया। महमूद जो है गजनवी, गजनवी का जो शासक था, वो यहाँ पर आता था और क्या करता था, आकर मूर्तियां तोड़ता था। उसको डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस कहा जाता है, मूर्तियां भंजक उसको कहा जाता है। वो ये कहता था कि मुझे हिंदू धर्म से नफरत है, हालांकि इसके पीछे का कारण कुछ और था। हमारे भारत में सोना बहुत था, द गोल्ड, नॉट द स्लीप। गोल्ड बहुत था, तो जितनी भी टेम्पल्स के अंदर मूर्तियां बनती थी उस टाइम पे वो गोल्ड की बनती थी। अब धरोहर वही है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर वो आता था, इन्वेड करता था और मूर्तियों को तोड़ के चुरा कर ले जाता था, यहाँ से लूटपाट मचाकर ले जाता था। सबसे ज्यादा पैसा उस टाइम पे भी, चाहे एंशंट की बात करें, चाहे मेडिवल की बात करें, या मॉडर्न इंडिया की बात करें, या फिर आज प्रेजेंट इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो है पैसा कहाँ पर पड़ा है? मंदिरों में पड़ा है, मूर्तियों के रूप में। जो टनों की टन मूर्तियां हैं वो सोने की बनी हुई हैं। इतना सोना वहां रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये, अगर धार्मिक आस्था से देखा जाए तो ठीक है कि हमारी आस्था है, हमारे भगवान जो है सोने के हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये गलत भी है कि एक साइड तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास अपना सोना गिरवे रख रहा है कि हमें पैसा चाहिए, हमारी इकोनॉमी वीक हो चुकी है, हमें पैसा चाहिए। और दूसरी जगह जो है, एक साइड तो हम लोग वहां से पैसा उधार ले रहे हैं, और दूसरी साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, हर मूर्ति सोने की है। तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो है मूर्तियां सोने की हैं, और भी कई जगह पर जो है सोने की मूर्तियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी जो है श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो श्रद्धा के साथ हम लोग दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उसको सही चैनल में अगर लगाया जाए उस दान को, तो उससे चैरिटी हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं, चैरिटी स्कूल खोले जा सकते हैं उस दान से। जो आप लोग जो डोनेट करते हो, डोनेशंस करते हो, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी, मस्जिद में, कहीं पर भी करते हो, ये चीज की जा सकती है। लेकिन अगर उसी से सिर्फ और सिर्फ पुजारी अपनी बेटी की शादी के लिए मतलब सोना गहने बना ले, तो वो गलत है। आप लोगों ने डोनेशन क्यों की? कि आपके पास पैसा है, आप करने लायक हैं, आपने डोनेशन कर दिया। लेकिन सामने वाला उसका क्या यूज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है। मैं जाति धर्म से जो है ऊपर उठ के सारी चीजें आपको बताता हूँ, और व्यक्तिगत चीज इसमें कोई नहीं है। बेसिकली आपको चीजें समझनी है कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। कि एक साइड हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमारे पास कमी है धन की, और दूसरी साइड हमारी मूर्तियां सोने की, हमारे भगवान सोने के हैं। और अगर वो सिर्फ मूर्ति ही है सोने की, तो वो तो पत्थर की मूर्ति भी उतनी ही सुनेगी जितनी सोने की मूर्ति सुनती है। और अगर किसी ने सुनना है तो नेचर के अगर अंदर अगर कोई ताकत है, तो वो बैठे बैठे बिना मूर्ति के, बिना मूर्त के, एंशियंट इंडिया में हम लोग पढ़ के आए हैं, लोग नेचर की पूजा करते थे। नेचर ही उनके लिए भगवान थी, नेचर ही उनके लिए गॉड थी। और उसके बाद आगे आगे बढ़ते चले गए हम लोग, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि मूर्तियां बहुत बाद में आई, गुप्ताज के टाइम पे आके मूर्तियां आ गई, मूर्तियां बनने लग गई। इससे पहले स्कल्पचर्स नहीं थे, मूर्तियां थी लेकिन गॉड की मूर्तियां नहीं थी, गॉड को मूर्त फॉर्म में नहीं रखा जाता था। धीरे धीरे ये चीजें कहीं ना कहीं एंशियंट हिस्ट्री से शुरू हो चुकी थी। तो समझ आया कि क्यों यहाँ पर जो बाहर से राजा रजवाड़े आते थे, अरब से जो है रेड करने के लिए, सिंध से लोग आते थे, क्यों आते थे? मूर्तियां तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत सोना, अथाह सोना मिलता था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। भोजा प्रथम या मिहिर भोज, इनको जो है महादया महोदया की उपाधि इनको दी गई है। और इन्होंने अधिवरा की जो उपाधि धारण की हुई है। तो महोदया अधिवरा किससे रिलेटेड है? भोजा एम्पायर से, मिहिर भोजा एम्पायर से। एक जो है डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। आपको एक यहाँ पर दे देगा वत्सराज।
सामने उसका जो है आपको पता करना होगा कि ये किस राज्य से, मतलब कि किस वंश से संबंधित है। तो उसके सामने उसका वो लिखा होगा, तो मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। 3-4 राजाओं के नाम दे देता है, 3-4 जो है किंग्स के नाम देगा, और 3-4 यहाँ पर जो है वंश के नाम दे देगा। तो आपको देखना है कि कौन सा किसका राजा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राजा उससे है। बेसिकली इनके नाम ही आपको याद करने हैं। Pratiharas were wiped out from the political scenario by Ghaznavis, and their rule was succeeded Chauhan in Rajputana, चालुक्यास और सोलंकी इन गुजरात एंड परमारा इन मालवा। तो गजवी ने अटैक किया यहाँ पर, जो ये मैं मूर्ति की बात कर रहा था, गजवी मूर्तियां तोड़ने आता था। गजनवी बेसिकली आज के टाइम की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ का था गजनवी, गजनी प्रदेश का ये जो शासक था। इसने यहाँ से जो है मूर्तियां तोड़ के ले जाना स्टार्ट कर दिया। राष्ट्रकूटाज ने रोकने की कोशिश भी की, तो उनकी जो है उनकी पावर यहाँ पर छिन गई। और उसके बाद ये छोटे छोटे और रूलर्स, क्योंकि आपको पता है अगर कोई जगह खाली होगी, सीट वैकेंट होगी, तो वहां पर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। ये शुरू से ही चलता आ रहा है। आज हमारे पीएम की सीट खाली होती है तो कोई ना कोई दूसरा पीएम बन जाता है। ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि कभी भी देश राज्य इस तरह से अकेले नहीं छोड़े जा सकते, कोई ना कोई गद्दी पे जरूर बैठेगा। तो वही चीज है, एक हारता है या एक कहीं जाता है तो तीन और खड़े हो जाते हैं। द पालास ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर पालास का जो है राज था। इस डायनेस्टी की स्थापना, इस वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। कैपिटल इनकी मदुरई थी, मुंगेर बिहार के अंदर। उसके बाद इसको जो है पाला पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ बंगाल। आप ये छोटी मोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि आप ये पढ़ेंगे ही नहीं, आप खुद से पढ़ेंगे इनको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ बंगाल किस किस पीरियड को कहा जाता है। तो पालास के टाइम को जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बाकी आप ये पढ़िएगा जरूर, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए किताबों को। जितनी बातें आप किताबों से करेंगे, जितना जानकारी आप किताबों से बढ़ाएंगे, उतनी ही जानकारी आपकी दूसरे लोगों से, दूसरे देशों से, दूसरे व्यक्तियों से आपकी जानकारी बढ़ेगी। किताब एक सच्ची मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है किताब। पाला आर्मीज वर फेमस फॉर इट्स वास्ट वार एलिफेंट कैवलरी। तो पालास के पास जो है विशाल हाथियों की सेना थी। अरब मर्चेंट सुलेमान हैज विजिटेड पाला किंगडम। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, उस टाइम पे सीआईडी होती थी, गुप्तचर विभाग, या सिपाही विभाग। वो क्या करते थे, बेसिकली दूसरे राज्यों की जानकारी इकट्ठा करते थे कि ये राजा कितना स्ट्रांग है, कितना पैसा इसके पास, क्या इसके इनकम का सोर्स है, ये सारी चीजें। एक और भी चीज थी, ये जो ट्रेडर थे, ये जो मर्चेंट थे ना, व्यापारी लोग, ये भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। इंफॉर्मेशन, वैसे तो ये व्यापार करते थे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूँ। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था ना, वास्को डी गामा पुर्तगाली था। क्या करने आया था, व्यापार करने। उसने वहां पर बताया, जाकर वापस जब गया तो अपने लोगों को उसने बताया कि भारत इस प्रकार का देश है, इतना पैसा उनके पास, सोने की चीजें वहां पर, सोने की मूर्तियां हैं। तो उसने बताया, वास्को डी गामा, ये प्रेजेंट का एग्जांपल है। मेडिवल में भी ये सब चीजें हो चुकी हैं। इससे पहले एंशियंट के अंदर भी ये सब चीजें हो चुकी है। तभी तो कोई दूसरा इन्वेड करता आके, तभी तो दूसरा लड़ने के लिए आता। अदरवाइज हर कोई अपने घर में बैठा अच्छा खाना खा रहा है, तो किसी भी राजा को क्या जरूरत है अपनी प्रजा को, अपनी सेना को लेकर किसी दूसरे के ऊपर जाकर हमला करने की। हमला करना सिर्फ लूटपाट के लिए। क्यों? जिस प्रदेश का वो राजा है, अफगानिस्तान का राजा है, अफगानिस्तान के अंदर इतनी अच्छी खेती नहीं हो रही उस टाइम पे, पानी नहीं है वहां पर, अवेलेबल नहीं है वाटर, और वहाँ की लैंड उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की भारत की लैंड है। तो अब उतना ना ही तो अनाज वहां पैदा हो रहा है, यहाँ पर आए अनाज लूट के ले गए, यहाँ पर आए सोना लूट के ले गए। तो इसलिए राजा उस टाइम पे जो है लूटपाट करते थे। अंग्रेजों की लूटपाट कुछ और ही लेवल की हो गई थी, वो आपने देखा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा। तो आपको चीजें समझ के चलते जाना है आगे। द पालास पावर वर डिस्ट्रॉयड बाय द सेना डायनेस्टी अंडर विजय सेन। तो इसकी पावर को जो है डिस्ट्रॉय किसने किया? विजय सेन ने इनको जो है हराया। अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, सबसे पहले गोपाल, इसने तो स्थापना की थी गोपाल ने। और इसमें जो इन्होंने बिल्ट फेमस उदंतपुरी मोनेस्ट्री, इन्होंने उदंतपुरी मोनेस्ट्री बेसिकली एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, एट बिहार सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा के बाद ये दूसरी यूनिवर्सिटी थी जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ये किसने बनवाई थी? गोपाल ने। धर्मपाल रिवीव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने जो है
नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से ठीक करवाया। देवपाल से संबंधित ये जो देवपाल है लास्ट रूलर था यहाँ पर। इससे संबंधित कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद पाल एंड पार्थियन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर। इनका बेसिकली उसी प्रकार से एडमिनिस्टर हो रहा है जैसा पुराने टाइम में चल रहा था, कि प्रशासन द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी वर डिवाइडेड इनटू भुक्ति जो कि प्रोविंस है एंड मंडला और विशा डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से इनको चीज़ों को जिलों में, ये डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, प्रोविंस और जिलों के अंदर डिवाइड करके किया जा रहा था, कि जिले के ऊपर जो है एक अधिकारी बिठा दिया जाता था, वो सारा रख रखाव करता था। तो ये इनका बेसिकली सेम स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर, और आज भी वही चल रहा है हमारे भारत में, कि सेंटर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बैठा है, स्टेट लेवल पे सीएम बैठे हैं। तो ये वहीं से हम लोगों ने सीखा। हमारी पॉलिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उधार ली हैं। हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं। ये जो हमारी हमने सारी चीज़ें फ़ॉरेन से ली हैं, मान लेते हैं कि लोग कहते हैं ये कि हमने फ़ॉरेन से ली हैं। बट ये तो हमारा इतिहास है। इस टाइम पे तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, चल ही नहीं रहा था फ़ॉरेन में तो। वहाँ पे कुछ और इतिहास चल रहा था। बट कहीं न कहीं आज के टाइम में जितना व्यापार आज होता है, ट्रेड आज होता है, उतना ही ट्रेड उस टाइम पर भी प्रेवलेंट था। और व्यापारी भी जो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे कि वहां पर सोने की मूर्तियां हैं, फसल बहुत अच्छी हुई है, तो राजा अपने जो है किसी व्यापारी को भेजता था, या किसी अपने व्यक्ति को व्यापारी बनाकर भी भेजता था। हर बार जो है व्यापारी असली नहीं होते थे, हर बार व्यापारी नकली नहीं होते थे। जो सिपाही होते थे वो व्यापारी के रूप में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ले जाते थे। सारी बातों का ध्यान रखते थे कि कितनी सेना है, किस प्रकार का इनका जो है डिफेंस सिस्टम है, कैसे ये रोकते हैं, सारी चीज। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रकूटास। ये कहाँ पर थे? डेक्कन के अंदर राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट का अर्थ क्या है? द चीफ ऑफ राष्ट्र। राष्ट्रकूटा मीनिंग द चीफ ऑफ राष्ट्र। दे कंसिडर्ड द एज फ्यूडेटरी ऑफ द चालुक्यास। उनको जो है चालुक्यों के, वो कभी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने सत्ता को हथिया लिया। उनकी जो कैपिटल थी, राष्ट्रकूटा की कैपिटल्स मान्यखेत या फिर मालखेड़, दोनों ही एक ही नाम है। मान्यखेत या मालखेड़ एक ही जगह का नाम है। तो आप ध्यान रखिए, राष्ट्रकूटा की कैपिटल एग्जामिनर ने डायरेक्ट बहुत बार पूछी हुई है। बहुत अच्छा ये उनको लगता है पूछना, फेवरेट क्वेश्चन उनका बेसिकली कह सकते हैं। कृष्णा थर्ड वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा। काफी यहाँ पर राष्ट्रकूटा के रूलर्स हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लीजिए। सबसे पहले दंतीदुर्ग, इसने राष्ट्रकूटा की स्थापना की थी, इस वंश की स्थापना की। फिर आया कृष्णा प्रथम, इन्होंने पल्लव साम्राज्य को गेव फाइनल ब्लो टू द पल्लव्स, इन्होंने पल्लवस का खात्मा कर दिया। उसके बाद अब इसने कुछ मतलब कुछ ऐसा काम किया कि इसका नाम याद रखा जाए, किसी इन्होंने पूरा ही खत्म कर दिया इस एम्पायर को। उसके बाद आया ध्रुव, इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, लेकिन ध्रुव आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटा वंश से संबंधित है। फिर है अमोघ वर्षा प्रथम। अमोघ वर्षा, इन्होंने मान्या को बिल्ड न्यू कैपिटल सिटी एट मान्याखेत, मॉडर्न मालखेड़। इसको अशोका ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, अशोका ऑफ द साउथ। ये साउथ का अशोक था। इसकी नीतियां कुछ अशोक से मिलती जुलती थी। आल्सो कंपेयर टू गुप्ता किंग विक्रमादित्य। बेसिकली क्या होता है, क्यों मतलब कि इनको कहा जाता है, जिस तरह से हम हमारा इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मेडिवल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ ली, जिस तरह से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उस प्रकार से ये जो व्यक्ति होते हैं, जो राजा होते हैं, ये भी अपने इतिहास उस टाइम पे ये भी पढ़ते थे कि गुप्ता ने शासन किस प्रकार से किया था, गुप्ताज ने इतने बड़े एरिया पे कंट्रोल कैसे किया, और इतना जो है उन्होंने फ्लरिश करवाया, इतना आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, हर फील्ड में उन्होंने काम किया। अशोक ने कितना बड़ा मौर्यन एम्पायर, मैंने आपको दिखाया था ना, कि अफगानिस्तान से लेकर साउथ तक सारी चीजें एक ही राजा के अंडर। बहुत मुश्किल है। हमारा आज भारत है, उससे तो बहुत छोटा है, पाकिस्तान निकल गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, उस टाइम पे बांग्लादेश भी इसके अंडर आता था। तो ये सारी चीजें आज कितना मुश्किल हो रहा है कि सरकारें जो है अब कर रही हैं, एडमिनिस्टर कर रही हैं। और आज कितने मंत्री हैं, कितने मंत्रीगण हैं, क्या कुछ नहीं है आज हमारे पास। उस टाइम पे तो कंप्यूटर भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं था, फिर भी उनका जो है संचार कितना अच्छा होगा। सारे मतलब कि पूरे एम्पायर के अंदर एक ही राजा का डंका बजता था। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए कि हमने कहाँ से सीखा, हमारे पास ये चीजें आ कहाँ से रही हैं। आपको बेसिकली आपके क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे खुद से, तो आंसर भी खुद को आप खुद ही देंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, सॉरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
बेसिकली एक और इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो आपके पास आर्ट एंड कल्चर के नोट्स दिए हुए हैं हमने, वो आप जैसे ही मेडिवल का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये जो लेक्चर देख रहे हैं आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप लोग को जो है आर्ट एंड कल्चर के साथ-साथ में नोट्स भी रिवाइज़ करते रहना है, नोट्स भी पढ़ते रहना है। यहाँ पर मैं चीज़ें बताता जाऊँगा, बेसिकली उनके अलग से क्लासेस नहीं होती कभी भी, तो वो इसी के अंदर पार्ट होता है। यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बता दूँगा, वहाँ पर आपको जो है कुछ फोटोज़ के माध्यम से और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। Architecture reached a milestone in Dravidian style, the finest example of which is seen at the कालिसानाथ टेम्पल, शिवा टेम्पल एट एलोरा इन मॉडर्न महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट वंश ने काफ़ी अच्छे टेम्पल्स बनवाए थे, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। काशीनाथ मंदिर है एक, टेम्पल्स, जय नारायण टेम्पल पदकल के अंदर है। ये यूनेस्को की सूची के अंदर है, यूनेस्को लिस्ट में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक और काम कीजिएगा, गूगल से जाके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पर लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेटेस्ट पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अदरवाइज नाम जरूर मिल जाएंगे, विकिपीडिया पे देख लेंगे नाम जरूर मिल जाएंगे। जो भी नई कोई साइट ऐड हुई है उस साइट को जरूर याद कर लेना, क्योंकि यूनेस्को के अंदर साइट्स ऐड होती रहती है, बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट है, तो खुद आप भी अपडेट रहिए चीज़ों के साथ। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिटरेचर का वर्क है, ये बुक्स दी हुई, यहाँ पर राइटर दिया हुआ, अब सभी याद नहीं करनी है। आदिपुरम जिन सिन्हा ने लिखा थी, गणित सार संग्रह वीराचार्य, विक्रम सेन विजय पंपा ने लिखी थी। ये 3 याद कर लेना, बाकी अगर नहीं भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैच द फॉलोइंग में आएगा तो कवर कर लोगे, और दूसरी प्रकार से आएगा तो आपको जो है समझ आ जाएगा, आप उसका आंसर दूसरी प्रकार से यही पूछा जाएंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एडमिनिस्टर, इन्होंने गुप्ता एम्पायर का जो यहाँ पर देखिए, वाज बेस्ड अपॉन द आइडिया एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गुप्ता एम्पायर। उन्होंने गुप्ता एम्पायर से काफ़ी चीज़ें ली, सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने उनकी कॉपी कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें सेम है, आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब ये तो हो गई ऊपर इंडिया की बात, जो हम लोग पहले देख रहे थे। अब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात होगी कि किस प्रकार से लोग लड़ रहे थे। अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। साउथ इंडिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नटराज की मूर्ति का निर्माण, आपने देखा होगा ना नटराज, बेसिकली जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था, आप स्कूल में कॉलेज में कभी ज्योमेट्री बॉक्स यूज किया हो, तो नटराज की कंपनी का बहुत आता था। हालांकि आजकल तो बहुत सारी कंपनीज हो चुकी हैं, पुराने टाइम में आपने किसी बच्चे के पास भी देखा होगा, अगर आपके पास नहीं था तो पहली बात तो आपके पास होगा नटराज। तो वो जो नटराज की मूर्ति उसके ऊपर छपी होती थी, जो इमेज छपी होती थी, वो नटराज की मूर्ति एक्चुअल में जो कांसे की मूर्ति थी या तांबे की मूर्ति थी, वो बनवाई किसने थी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। हमें कभी पता ही नहीं होता, हम कभी इस चीज के बारे में पढ़ते ही नहीं। दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है कि अग्रहट्टा का प्रयोग किस वंश के द्वारा किया गया था। अग्रहट्टा, हमें अग्रहट्टा ही नहीं पता होता। तो आज क्वेश्चन सुन लिए, आंसर भी आज आपको मिल जाएंगे इनके। बेसिकली आपके नोट्स के अंदर ही सारे आंसर हैं, अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ लेंगे, लेक्चर नहीं भी देख रहे, टाइम नहीं है, कुछ भी है, मन नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, सारी चीज़ें आपके नोट्स के अंदर दी हुई है, मैं भी आपको वहीं से पढ़ा रहा हूँ। साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहले चोलास, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना, नोन एज द इंपीरियल चोल्स ऑफ तंजौर, ये तंजौर के चोल शासक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका संस्थापक कौन था, विजयालय। चोल की स्थापना किसने की थी, चोल डायनेस्टी की विजयालय ने की थी। उसके बाद अग्रहट्टा क्या है, पर्शियन व्हील है। द यूज ऑफ अग्रहट्टा आल्सो फैसिलिटेटेड द ऑलरेडी established स्मूथ इरिगेशन नेटवर्क ऑफ टैंक, कनाल, वेल्स एंड स्लुइस। अग्रहट्टा से क्या है कि पहले की जो स्थापित हमारी सिंचाई सुविधा है उसको और यहाँ पर हेल्प मिली अग्रहट्टा से। अग्रहट्टा का मैं यहाँ पर इमेज नहीं लगाई, मैं थोड़ा भूल गया, आई थिंक अग्रहट्टा की आप इमेज देख लेना गूगल पर, समझ आ जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंट किंग राजा 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 वन, राजेंद्र वन, ध्यान रखना राजेंद्र वन, राजा वन। तो राजा राजा वन की जो है इनको मुमीडी चोला, जैन कोंड और शिव शिवपदा शेखर, ये इनको उपाधियां दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है जिनकी, इसका टाइटल है जैन कोंडा। जैन कोंड इसका जो है, जय कोंड या जैन कोंड, ये इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि ये किसका टाइटल था।
कंस्ट्रक्टेड द राजा राजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एट तंजौर। एक ये क्वेश्चन बनता है कि बृहदेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड किया गया है, तो शिव का है, ये शिव मंदिर है। वहाँ पे आपको कृष्ण मंदिर और राम मंदिर बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो ये शिव का मंदिर था बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर टेम्पल। और अगर राजा राजेश्वर दे देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये राजा राजा वन ने बनवाया था। सिंपल था ये बेसिकली। राजा राजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट लिविंग चोला टेम्पल। ये सबसे बड़ा जो है उनके द्वारा बनवाया गया मंदिर था। ये भी यूनेस्को के अंदर है, इसको 1987 में शामिल कर लिया गया था। दिस टेम्पल इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। आप लोग बेसिकली शायद मूवीज देखते हो या आपने कभी देखी हो, जो साउथ की मूवीज होती हैं उनके अंदर उनके मंदिर देखना, वो मंदिर साउथ के अंदर जो भी यूज कर रहे हैं वो साउथ में, ठीक है आज मंदिर वहां पर साउथ में के अंदर है, तो ये इन लोगों ने नहीं बनाए हैं। नया मंदिर कोई नहीं, सारे मंदिर हैं, सभी के सभी मंदिर या एंशियंट या मेडिवल इंडिया के अंदर बने हुए हैं। मॉडर्न में तो साउथ के अंदर आपको पता ही है, अंग्रेज आ गए थे तो उन्होंने कुछ बनने ही नहीं दिया। उन्होंने नॉर्थ में भी कुछ नहीं बनने दिया, साउथ में तो क्या बनने देना था उन्होंने कुछ। तो सभी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित वहां पे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो आप एक दिमाग से थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालिए, आज हमारे पास इतनी क्रेन्स है, इतनी मशीनरी है, हाइड्रोलिक मशीनरी है, एक्स वाई जेड बहुत सारी मशीनरी। उस टाइम पे मशीनरी नहीं थी, तो फिर इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर। आप गूगल पे सर्च कीजिए साउथ टेम्पल्स, आपको इतने बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। वो पत्थरों को बेसिकली चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। और उस टाइम पे औजार किस प्रकार से होते थे, सोचने वाली बात है कि वो कितने मेहनती लोग थे। या जो राजा है अपने कितने सैनिकों को या कितने लोगों को लगा के रखता था कि ये काम करना है। और जो उनका आर्किटेक्चर होता था, चीफ आर्किटेक्ट, जो सारी चीजें देखता था कि कोई गलत तो नहीं कर रहा कुछ, कितनी अच्छी फैसिलिटी थी उनके पास। वो हमसे डेवलप्ड ज्यादा थे। हमें लगता है कि हम डेवलप्ड है, डेवलपमेंट के नाम पे क्या है, हमारे हाथ में मोबाइल है और हम लोग जो है गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास डेवलपमेंट। ये हम फ्लाइट पे जा रहे हैं, मतलब ट्रैवल फ्लाइट से कर रहे हैं, ट्रेन से जो है ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें आज भी हमें लग रहा है कि डेवलप्ड है हम लोग। उनको भी लगता था कि वो बहुत डेवलप्ड है, आज हमें लगता है कि वो डेवलप्ड थे, कि उनके पास संसाधन कम थे फिर भी उन्होंने इतनी चीजें बनाई। आज कोई भी आप लोग यहाँ पर अपने नजदीक देखिए, कोई भी बिल्डिंग जो है 100 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अंग्रेजों ने भी जो बिल्डिंग्स बनाई थी, वो 100 साल उनको अगर हो गए हैं तो वो भी यहाँ पर जर्जर होने लग गई हैं, उनकी कंडीशन भी यहाँ पर थोड़ी बुरी होने लगी अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो। और जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था, महरौली स्तंभ, वो आज भी दिल्ली के अंदर खड़ा है। वो महरौली स्तंभ, उनका लोहा इतना अच्छा था, मिलावट नहीं थी, क्या प्रॉब्लम थी, सोचने वाली बात है। साउथ के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, आज तक उनके अंदर एक भी दरार तक नहीं आई है। और हमारे यहाँ पर अगर जो लेंटर लगता है, घर बनता है, उसकी मियाद क्या कहते हैं कि 50 साल के बाद आपको इसको या तो रिनोवेट करवाना पड़ेगा या इसको फिर से बनाना पड़ेगा। 50 साल से ज्यादा हम लोग गारंटी नहीं लेते। मतलब हमारा जो है ये कुछ भी नहीं चल रहा। हम डेवलप्ड कहाँ, हम तो डेवलप नहीं है। उन्होंने एक बार जो बना दिया, उन्होंने कहा कि इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। आज हजारों साल हो गए, हजारों सालों से वो मंदिर वहीं के वहीं खड़े हैं। चलिए एक अलग पैटर्न है, इस पे फिर कभी बहुत गहन चर्चा करेंगे। राजेंद्र वन, तो इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। सन ऑफ राजा राजा प्रथम वन डिफीटेड एंड कंकर्ड होल श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका पर जीत हासिल की। अब श्रीलंका पर जीत हासिल करने के लिए क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर इंडिया का मैप देखें, देखिए ये भारत, यहाँ तक इसकी सीमा खत्म, ये श्रीलंका, बीच में इतना सारा पानी। इनके पास इनकी नौसेना बहुत अच्छी होगी, इनके पास शिप्स बहुत अच्छे होंगे, दे आर गुड इन टेक्नोलॉजी, तभी तो वहां पर पहुंच गए। उन्होंने श्रीलंका के अंदर जाकर श्रीलंका को हराया और पूरा श्रीलंका जीत लिया। मेड चोल नेवी स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया एंड बे ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू चोला लेक। बे ऑफ बंगाल को चोला लेक के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि ये तो हमारा लेक रह गया। तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो है नौसेना कितनी महान थी, कितनी अच्छी थी। इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंकरेजमेंट दे दी। और कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है और गलत भी है। आज के टाइम में सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी चीज है, इंकरेजमेंट अच्छी चीज है। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर सेंटर थोड़ा सा वीक पड़ रहा है या फिर कोई बाहर से अगर कोई
इन्वेड कर रहा है तो ये सेंटर पे अटैक करेगा, वो कैपिटल पे अटैक करेगा, राजधानी पे अटैक करेगा, और जो ये लोकल गवर्नमेंट थी, ये लोकल लोग थे, ये उसके खिलाफ हो जाते थे और अपने राजा से मुक्त हो जाते थे और एक नए राज्य की स्थापना हो जाती थी। उसके बाद इनका चोल्स का प्रशासन है, प्रशासन के बारे में चीजें दी हुई हैं, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके बारे में चर्चा की जाए, लेकिन फिर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडल्स, वलंडल्स, नाडूज, वलनाडु, ऑटोनोमस विलेजेस। मंडलम, वलनाडु, नाडु, स्वशासी ग्राम, मेंबर सेलेक्टेड बाय द लॉटरी टाइप। ये तो बेसिकली कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उरनट्टम वाज द रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ द सिटी। उरनट्टम जो है रेजिडेंशियल पोर्शन है जहां पर लोग रहते थे। उरनट्टम शहरी आवासीय भाग होता था। उर वाज जनरली असेंबली ऑफ विलेज एंड सभा वाज गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन इन ब्राह्मण विलेज। अगरहट्टा रेंट फ्री विलेज विद ऑटोनॉमी, उसको अगरहट्टा कहा जाता है। मैंने कहा था ना कि अगरहट्टा, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अगरहट्टा क्या होता है। अगरहट्टा कर मुक्त स्वायत्ता ग्राम, उसको बोला जाता है रेंट फ्री विलेज विद ऑटोनॉमी। किस ये राज्य के अंदर है? ये साउथ के अंदर है। साउथ में चोल वंश के अंडर था अग्रहट्टा, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये पूछता है कि अग्रहट्टा होता क्या है, अग्रहारा, ऐसा कुछ पूछ लेता है। ये अग्रहारा है बेसिकली। अग्रहट्टा अगर अपन को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। ड्यूज वर लेविड ऑन द सेरेमनियल ओकेजन लाइक मैरिज, मैरिज पर भी जो है टैक्स लगाया जाता था। और उसके बाद ये काफी चीजें लिखी हुई हैं, आपको ज्यादा इतने कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर नहीं पूछता। अगरहट्टा बेसिकली आप पढ़ के आ चुके हैं पहले कि फारसी पहिया अगरहट्टा, पर्शियन व्हील, एक्सपेंशन इन एग्रेरियन इकोनॉमी, यूज ऑफ अगरहट्टा फॉर स्मूथ, अग्रहारा, अगरहट्टा, ये इनसे संबंधित है, चोल वंश से संबंधित। तो आपको ये चोल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज ना कर पाए। उसके बाद है द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर रीच द इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चोलास। चोल के अंदर जो है द्रविडियन स्टाइल जो है, बेसिकली तीन स्टाइल है, नागर, वेस्टर और द्रविडियन। तो इसके अंदर जो द्रविडियन स्टाइल है वो चोल के अंदर जो फ्लरिश किया। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, द चोला पीरियड इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर द स्कल्पचर्स एंड ब्रोंजेस। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन इन द डांसिंग फिगर ऑफ नटराजा। जो नटराज का वो फिगर है वो चोल साम्राज्य के अंदर ही, चोल के वंशों के द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये इनका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि नटराज की मूर्ति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो चोल वंश के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। लिटरेचर के अंदर काफी चीजें दी हुई हैं, सारे लिटरेचर आप लोग नहीं कर पाएंगे। पंपा, पोना एंड रन्ना नोन एज कंसिडर्ड थ्री जेम ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर लिव्ड इन द 10th सेंचुरी। 10वीं सेंचुरी के अंदर ये जो है देखने को मिलते हैं आपको। तो इतनी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान तो आपको लगाना पड़ेगा इनके लिए। बेसिकली छोटा सा लेक्चर था। उसके बाद आपको जो है आपकी फैक्ट बुक है, ये पढ़नी है। और कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे कि ये स्किप कर दिया और सीधा फैक्ट बुक पे। हाँ, वो मौका मिलेगा आपको जब आपके एग्जाम में 10 दिन रह जाएंगे। डेली फैक्ट बुक पढ़ना, डेली फैक्ट बुक। फैक्ट बुक को चाहे 50 बार पढ़ लेना, अच्छी बात है, वो आपका ही बेनिफिट होगा उसमें। लेकिन ये नहीं है कि मेन नोट्स को स्किप किया, मेन लेक्चर नहीं सुना, सीधा वहां पर जो है चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप लेंथी नहीं करना चाहते, वो शॉर्ट में कर सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर फैक्ट पूछता है एग्जामिनर। दूसरा है साइंस। साइंस का मेन में क्वेश्चन कभी नहीं आता, मेंस के अंदर कभी क्वेश्चन नहीं आता बेसिक साइंस का। हाँ, अगर अप्लाइड साइंस का क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार से हल होगा। पहली बात तो अप्लाइड साइंस का क्वेश्चन भी नहीं आता जनरली, जो स्टेट सिविल सर्विसेज में। अगर अप्लाइड साइंस का क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर से रहेगा, कि कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस किए गए, कुछ नई टेक्नोलॉजी निकाली गई, या कोई नई मेडिसिन बनी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज साइंस का जो है क्वेश्चन मेंस में नहीं आता। तो साइंस हमें किस प्रकार करनी है। साइंस हमें बेसिकली शॉर्ट बुक से करनी है। शॉर्ट बुक जो है फैक्ट बुक है हमारी, फैक्ट बुक से आपकी जो है साइंस आपको करवाई जाएगी, और आप भी वहीं से कवर कीजिएगा। पहले ही जो पढ़ना स्टार्ट कर दो साथ साथ में, जब आप ये लेक्चर देख रही हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।
और इसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना, एमसीक्यूज। काफ़ी स्टूडेंट है साथ साथ में खुद कर लेते हैं, कईयों को कहना पड़ता है कि बच्चों प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं हमसे। सॉफ्ट कॉपी में आप ले लीजिएगा, पेमेंट करते ही आपके पास जो है क्वेश्चन बैंक पहुंच जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।